तो ओके सर। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन एडम स्मिथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है, जो अपन कहें एक ऑथराइज्ड वे में, वो एडम स्मिथ ने की थी। बेसिकली इनका जो लिविंग पीरियड था वो था 1723 से 1790 तक, यानी 67 ईयर की एज इनकी टोटल रही थी। इन्होंने बुक्स लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक्स हैं। नंबर वन, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में। लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिली, जो फेमस ये हुए, ये अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन से हुए। ये इन्होंने लिखी थी 1776 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस ही कहा जाता है। और ये ऑल टाइम ग्रेट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, एडम स्मिथ। ये एक इनिशियल जो जानकारी है वो इनके बारे में आपने देखी। अब एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी वो किस बारे में थे, उसके क्या फीचर थे, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो नंबर वन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ बेसिकली ओनली। यानी वो केवल वेल्थ क्रिएशन पे ही ध्यान रखते थे। उनका मतलब ये था कि आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन पे इनका पूरा ध्यान रहता था। नेक्स्ट है, इट स्टडी ओनली मटेरियल गुड्स, यानी कि टेंजिबल गुड्स को ही इन्होंने कंसिडर किया था। इन्होंने इंटेंजिबल गुड्स को कंसिडर नहीं किया था। टेंजिबल गुड्स का मतलब है एयर, जैसे इंटेंजिबल का मतलब है एयर, सनशाइन, सर्विसेज। इनको इससे कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती, ऐसा ये मान के चल रहे थे। और केवल टेंजिबल गुड्स को ही इन्होंने कंसिडर किया था। देखो, जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो एडम स्मिथ ने कहा था वो बातें बता रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है कुछ बातें गलत हो, कुछ बातें सही हो। जो गलत होगी वो बाद में क्रिटिसिज्म में आ जाएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये बात मेरी नहीं है, ये एडम स्मिथ की बात हो रही है। इट स्टडीज चेंज इन वेल्थ, ये चेंज इन वेल्थ बताता है कि किस तरीके से नेशंस की वेल्थ कम या ज्यादा होती रहती है। यानी बढ़ने का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बेसिकली चेंजेस इन वेल्थ का अपवर्ड वर्जन बता रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इनके थॉट्स थे कुछ। एक तो नेचुरल लॉ, इन्होंने ये कहा कि इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम करता है, कोई उसको मजबूर थोड़ा ना कर रहा है काम करने के लिए। भाई आपको इंटरेस्ट है, आप में जो हुनर है आप वही काम कर रहे हैं। आप, मेरे को पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसान जो है वो खेती कर सकता है, वो खेती कर रहा है। तो जिसको जो काम आता है वो सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उससे पैसा मिलेगा, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का जो है वो भरण पोषण करेगा। तो सीधी सी बात है, कोई किसी भी पर्सन को किसी के कहता नहीं है, ये एक नेचुरल लॉ है कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं। और जो सेल्फ इंटरेस्ट से मैं काम कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, किसान पैसा कमा रहा है, वो अपने आप ही इट कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल वेल्थ ऑल्सो, वो नेशनल वेल्थ के क्रिएशन में भी काम आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल लॉ है कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक इनविजिबल हैंड है, इनविजिबल हैंड है, अनफोर्सिन फोर्सेस हैं जो कि उसको कैरी है काम करने के लिए। और बेसिकली क्या है, हर इंसान मेहनत क्यों कर रहा है? वो चाहता है कि मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाए और अपने परिवार को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। तो वो अनफोर्सिन फोर्स है जो कि उसको फोर्स करती है मेहनत करने के लिए। ये एक नेचुरल लॉ है। कोई गवर्नमेंट आपको मजबूर नहीं कर रही है कि आप ये काम करो, आपकी जो इच्छा है आप वो काम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके थॉट्स थे। इसके अलावा एक इन्होंने दिया है लेस इज फेयर। लेस इज फेयर का मतलब है कि लीव अलोन। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को काम के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंसानों को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, उनके ऊपर कम से कम जो रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए। तो लिखा है नो इंटरफेयर बाय द गवर्नमेंट, नो टैरिफ यानी टैक्सेस, नो सब्सिडी, कोई सब्सिडी भी मत दो, फ्री ट्रेड एंड कंपटीशन कर दो, लोगों को अपनी तरफ से फ्री काम करने दीजिए। फ्री का मतलब फ्री में नहीं, फ्री का मतलब वो आजाद है किसी भी काम करने के लिए, सेल्फ इक्विलिब्रियम पे वो काम करेंगे। फ्री एंट्री है, वो कोई भी किसी भी काम में आ सकता है। फ्री एग्जिट है, कोई भी किसी काम को छोड़कर जा सकता है। तो बेसिकली ये सब होता है कैपिटलिज्म में। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेयर है ही नहीं, हर इंसान सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा है। तो नो इंटरफेयर बाय द गवर्नमेंट, ये इसीलिए इसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। आगे इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन दिया। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि y इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट एन के एल। वाई का मतलब आउटपुट यानी यील्ड,
डिपेंड्स ऑन फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन ऑफ एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ लेबर, के का मतलब है कैपिटल और एल का मतलब है लैंड, कि जिस हिसाब से आप लैंड कैपिटल और लेबर लगाएंगे उसी हिसाब से आप आउटपुट गेट करेंगे। अगर आप लेबर कैपिटल लैंड ज्यादा लगाएंगे तो आउटपुट ज्यादा होगा, और अगर आप कम लगाएंगे तो आउटपुट भी कम होगा। और इन्होंने ये माना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल लैंड बढ़ाते जाएंगे आपका जो रिटर्न है वो और बढ़ता जाएगा, आउटपुट और तेजी से बढ़ेगा। इन्होंने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का जो मेजरमेंट है वो लिया था। फिर उन्होंने एक ऑप्शन दिया डिवीजन ऑफ लेबर, ये कॉन्सेप्ट भी है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को बांट लेना। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में हर काउंटर पे अलग अलग काम हो रहा है, कहीं कैश देने का हो रहा है, कहीं लेने का हो रहा है, कहीं आपको कस्टमर सर्विसेज दी जा रही है, कोई चेकबुक इशू कर रहा है। तो इस तरह से काउंटर जो बैंक में है वो डिवीजन ऑफ लेबर का बेस्ट एग्जांपल है। सही है। इससे क्या होता है, इंक्रीज इन द डेक्सटेरिटी ऑफ वर्कर। डेक्सटेरिटी का मतलब है परफेक्टनेस, वर्ड याद कर लेना, डेक्सटेरिटी ऑफ वर्कर। तो जैसे एग्जांपल एक और हो सकता है मेकिंग ऑफ शर्ट। अब कोई जना कटिंग कर रहा है तो बस वो कटिंग ही कर रहा है जिससे वो परफेक्ट हो जाएगा, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई उसको फाइनल टच दे रहा है। तो सब जनों के काम बटे हुए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर है, इससे काम तेजी से और बहुत अच्छे से सफाई से होता है। तो इन्होंने कहा इन्वेंशन ऑफ बेटर मशीन्स एंड इक्विपमेंट, कि अच्छी मशीनें और इक्विपमेंट्स जो है डेवलप किया जाए, और इससे क्या होगा, टाइम सेविंग होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन करोगे तो आपका मार्केट का एक्सपेंशन होगा। ये सब चीजें जो है एडम स्मिथ ने बोली है। कैपिटल एक्यूमेशन के लिए इनका कहना था कि मोर सेविंग मोर इन्वेस्टमेंट। भाई अगर आप ज्यादा सेविंग करोगे तो पैसे इकट्ठे होंगे, पैसे इकट्ठे होंगे तो वो आप कहाँ जमा कराओगे, बैंक में, और बैंक वाले फिर उस पैसे को क्या करेंगे, इंडस्ट्री वालों को लोन देंगे। तो यानी जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे, बैंक उतने ही ज्यादा लोन दे पाएंगे। तो इन्होंने माना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, कि जिस साल आपकी जितनी सेविंग होगी उसी साल उतने पैसे इन्वेस्ट भी हो जाएंगे, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी। इन्होंने ये कहा सेविंग जो है वो कौन करता है, लैंडलॉर्ड। और भाई इन्होंने ये माना है कि जो लेबर क्लास है वो तो सेविंग करती नहीं, ये बाद में क्रिटिसिज्म में आता है, बट इन्होंने कहा है कि लैंडलॉर्ड जो है ना वही सेविंग करता है, क्योंकि वही पैसे वाली पार्टी है, उसी के पैसे बचेंगे। नो सेविंग बाय लेबर, ये कह रहे सेविंग लेबर करती नहीं है, तो उनको तो सब्सिस्टेंस वेजेस मिलती है, यानी उनको उतनी ही वेजेस मिलती है जिससे उनका खाना पीना रहना हो जाए, इससे ज्यादा उनके पास पैसे होते नहीं है तो वो बचा नहीं पाते। तो सेविंग का काम जो है वो केवल लैंडलॉर्ड करता है, ऐसा एडम स्मिथ का कहना था। इसके अलावा एक जीडीपी की टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी इंट्रोड्यूस जो की थी वो आपके एडम स्मिथ ने ही की थी। देन आपके इसकी क्रिटिसिज्म कि सर जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए, जो इन्होंने चीजें बोली, हो सकता है वो उस वक्त पे सही रही हो, लेकिन बाय द टाइम वो चीजें जो है ऑब्सोलीट होने लग गई, वो चीजें आपकी होने लग गई। तो लिखा है टू मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू वेल्थ। इन्होंने वेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इन्होंने अदर चीजों को, वेलफेयर वगैरह को, उनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ओनली टेंजिबल मटेरियल गुड्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, इंटेंजिबल को तो इन्होंने देखा ही नहीं। तो ये भी एक इनकी क्रिटिसिज्म है। नो मेंशन ऑफ मेंस वेलफेयर के, जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो फ्री में काम कर रहे हैं, जो चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको तो इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। इन्होंने ये बोला ही नहीं, इन्होंने तो ये बोला कि इंसान जो है सेल्फ इंटरेस्ट से काम करता है, जहां उसको ज्यादा फायदा मिलता है वो तो वो काम करता है, कोई उसको ड्रिवन कर नहीं सकता और ना किसी को करना चाहिए। और नैरो व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इन्होंने केवल टेंजिबल गुड्स को ही कंसीडर किया। इंटेंजिबल गुड्स, आज डॉक्टर है, फ्री में सर्विसेज कोई दे रहा है, चैरिटी कर रहा है इस तरीके से, उसको तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। देन नो फोकस ऑन नेशनल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम पे कोई फोकस नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट पे इन्होंने कोई व्यू नहीं दिया। स्कैरसिटी, जिन इकोनॉमी में गुड्स की सप्लाई ही कम है उसके लिए कोई व्यू नहीं था। ग्रोथ के लिए इस टाइप से कोई व्यू नहीं दिया। और रिजिड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इन्होंने कहा लैंडलॉर्ड और लेबर दो ही क्लास होती है, एक अमीर और एक गरीब, मिडिल क्लास तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो और आज हम जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सेक्टर आज की डेट में है वो मिडिल क्लास है। तो कई कमियां इनकी थ्योरी में रही, लेकिन इन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले दी थी, दैट्स वाई इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने कहा कि देखो वेज फंड बढ़ते हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, तो उससे लेबर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए लालायित होती है कि अरे यार अपन काम करें। अब लेबर के अंदर काम करने के लिए कंपटीशन बढ़ने लगता है, खूब सारी लेबर वहां जाती है तो लेबर की सप्लाई ज्यादा हो गई। अब लेबर ज्यादा होने लग गई तो फिर ज्यादा लेबर होने के कारण उनकी वेजेस कम होने लग जाती है। वेजेस कम होती है तो लोग काम छोड़ छोड़ के जाने लग जाते हैं, तो वर्कर कम होने लग जाते हैं।
तो उससे क्या होती है, वर्कर्स की शॉर्टेज होती है। वर्कर की जैसे ही शॉर्टेज होती है तो फैक्ट्रीज के बीच में कंपटीशन हो जाता है, कैपिटलिस्ट के बीच में आपस में कंपटीशन हो जाता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा वर्कर रखूं, तो वो ज्यादा वेजेस करके उनको अट्रैक्ट करता है, तो वेज रेट फिर बढ़ती है, वेज रेट बढ़ती है, फिर वही वेज फंड बढ़ जाते हैं, फिर वही साइकिल चालू। इस तरीके से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है, वेजेस कभी कम, फिर वापस ज्यादा, फिर वापस कम, ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वहीं किए जाते हैं जहां प्रॉफिट हो। बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस की भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इसको अपन समझ सकते हैं इस तरीके से, कैपिटल एक्यूमुलेशन आपका हुआ, आपका पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक है, आपने नई फैक्ट्री डाली, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन हो गया, अब आपको नए वर्कर चाहिए, नए वर्कर चाहिए तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेगी, आप वेजेस बढ़ा लोगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो वेजेस वर्कर को दोगे तो इससे मिडिल क्लास के पास बहुत सारा पैसा पहुंचेगा, मिडिल क्लास के पास बहुत सारा पैसा पहुंचेगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो इस कंडीशन में जो है लोगों के पास खूब पैसा आ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो लोन वगैरह नहीं लेंगे, इंटरेस्ट की रेट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी क्योंकि भाई लोगों के पास खूब पैसा है तो पैसा अवेलेबल खूब मार्केट में हो जाएगा, मार्केट में खूब पैसा अवेलेबल है तो ब्याज पे लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। अब क्या होगा, सबके पास पैसा है तो मनी लेंडर लैंड मोर, जो अब वो ज्यादा उधार देना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में खूब पैसा है और सब लोग पैसा खर्च करेंगे क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रखने के लिए खूब पैसा खर्च होगा। ठीक है, अच्छा खूब सारे जने उधार देने वाले हैं तो कैपिटल फिर बढ़ने लग जाएगी, कैपिटल खूब बढ़ने लगेगी तो इंटरेस्ट की रेट कम होने लग जाएगी, सस्ते लोन मिलने लग जाएंगे, सस्ते लोन मिलने लग जाएंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट वापस से लोन लेगा, लोन लेगा तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, फिर कैपिटल अक्यूमुलेशन हुआ, फिर यही साइकिल चालू। इस तरह से ये साइकिल जो है वो लॉन्ग टर्म में चलती रहती है। तो कुल मिलाकर जब इंटरेस्ट की रेट कम होती है तो कैपिटल अक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है और इसी से आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगती है, तो उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपकी बढ़ती है।